ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो हमारी स्टोरी की फीमेल लीड जियांग होती है। जियांग सोच रही होती है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसके पास ब्यूटी और पैसा दोनों है, पर ये सब उसे उस दिन तक था जब तक उसका हस्बैंड और उसकी फैमिली दोनों एक साथ बैंकरप्ट नहीं हो गए। ये सोचकर जियांग काफी रोने लगती है और कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी उसके पास एक सिस्टम दिखने लगती है। सिस्टम उसे कहती है कि क्या तुम खुद को रेस्क्यू करना चाहती हो। जियांग को कुछ समझ में नहीं आता। तब सिस्टम उसे उसके पास्ट का एक सीन दिखाती है जहाँ वो देखती है कि मिस्टर गू जो उसका हस्बैंड था उसके सामने वो मर चुकी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने कहा था ना ऐसा दिन जरूर आएगा। इसके बाद मिस्टर गू उसका गला काट देता है। जियांग काफी डर जाती है और रोने लगती है कि मुझे मत मारो। तभी वो फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि वही सिस्टम अब एक छोटी लड़की का बेस बन चुकी थी और कहती है कि मैं रेस्क्यू सिस्टम हूँ। अगर तुम अपनी डेथ नहीं चाहती तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर खुद को बचाना पड़ेगा। जियांग कहती है कि पर मेरा हस्बैंड मिस्टर गू काफी क्रूर दिख रहा था और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस मिशन में काम करूंगी तो भी मैं बच पाऊंगी। सिस्टम कहती है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जियांग तैयार नहीं होती और अपने हस्बैंड के आने से पहले भाग जाना चाहती है। वो अपना सामान लेकर जल्दी से जाने लगती है। तभी मिस्टर गू आ जाता है और उसका बैग पकड़कर कहता है कि क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो। जियांग सोचती है कि यही मेरा हस्बैंड है मिस्टर गू, जो एक ह्यूमन मशीन बनाने के चक्कर में पागल रह जाता है और वो एक बैंकरप्ट कंपनी का मालिक भी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर गू हमेशा काम में बिजी रहता था। जियांग उसे अपना ड्रेस ट्राई करके दिखाना चाहती थी ताकि वो उसे कॉम्प्लीमेंट दे। फिर वो मिस्टर गू से अपना गिफ्ट मांगती है, लेकिन मिस्टर गू सीधे कहता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम खरीद सकती हो। प्रेजेंट में वो गुस्से से सोच रही थी कि किसने सोचा था कि ये बाद में बैंकरप्ट हो जाएगा। अगर ये रिच न होता तो मैं ऐसे इंसान से कभी मैरिज न करती। ये बिल्कुल भी मेरा हस्बैंड बनने के योग्य नहीं था, यहाँ तक कि अब आगे चलकर मेरा मर्डर भी कर देगा। तभी मिस्टर गू पूछता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ घूम रही थी। पर तब सिस्टम आती है और समय रोक देती है। सिस्टम जियांग से मिशन के बारे में बात करती है और कहती है कि तुम्हें अच्छी अच्छी बातें करनी होंगी जिससे कि वो गुस्सा ना हो और इसी तरह तुम अपनी डेथ को रोक सकती हो क्योंकि मिस्टर गू तुमसे एक तरफा प्यार करता है। फिर वो कहानी का एक चैप्टर दिखाती है जहाँ फ्लैशबैक में मिस्टर गू बैठा होता है और उसके साथ एक और लड़की होती है। वो पूछती है कि क्या हम बाद में खाना खाने चल सकते हैं साथ में। मैंने सुना है कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हमें साथ जाकर वहाँ का टेस्ट खाना चाहिए। पर तभी वहाँ से जियांग जाती है जिसे मिस्टर गू नोटिस करता है। इधर सीसी अपने लव लेटर देने वाली थी, पर तभी पीछे मिस्टर गू चला जाता है जिसे देखकर सीसी को लगता है कि इसका प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि जियांग गई थी। तभी से वो जियांग से नफरत करने लगती है। प्रेजेंट में वो गुस्से से सिस्टम से बोल रही होती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, वो खुद ही मेरे पास आया था और मुझे प्रपोज किया था। अगर किसी को नफरत करनी है तो उसे मिस्टर गू से करनी चाहिए। वो उसका नेक पकड़कर अपनी क्लोज कर लेती है जिससे दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी वो देखती है कि उसके फैमिली वाले भी वहाँ पर आ गए थे। उसका ब्रदर हान कहता है कि सिस्टर, हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और यहाँ तक कि हमारा घर भी बिक चुका है, इसलिए हमें तुम अपने साथ ही रख लो। जिससे जियांग हैरान हो जाती है कि मैं खुद यहाँ से मिस्टर गू से जान बचाना चाहती हूँ और ये लोग खुद ही अपनी मौत को दावत देने यहाँ पर आ गए हैं। बाद में वो अपने ब्रदर से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। देखो, मिस्टर गू को थोड़ी सी भी भीड़ पसंद नहीं है। पर उसका ब्रदर कहता है कि हम सब एक फैमिली है और हमें एक साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर गू भी हाँ करता है कि हाँ, हमें एक दूसरे को बुरे वक्त में सपोर्ट करना चाहिए। जिससे जियांग फिर कुछ बोल ही नहीं पाती कि आखिर वो करें तो क्या करें। अब तो उसका यहाँ से भागने का कोई चांस ही बचा नहीं। बाद में वो सिस्टम से पूछ रही होती है कि मैं तो यहाँ से जा ही नहीं पाई, अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। सिस्टम कहती है कि तुमने तो देखा है कि तुम्हारा अंत कैसा होगा। जिससे वो जल्दी से कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं सिस्टम की सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे जो भी टास्क दोगी मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। सिस्टम कहती है कि फिर तुम अपनी मौत को टाल सकती हो। बाद में हम देखते हैं कि वो मिस्टर गू को वार्न कर रही थी कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखो और हम बस नाम के हस्बैंड वाइफ हैं। जिस पर मिस्टर गू उसके करीब ही आ जाता है। जियांग उसे मना कर रही होती है। तब मिस्टर गू अपना फोन उठाता है जहाँ सीसी ने कॉल किया था और वो कह रही थी कि क्या तुम मुझे देखने आ सकते हो। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना, और कॉल कट कर देता है। इधर जियांग भाग रही थी तो उसे पकड़कर अपनी क्लोज करने लगता है और कहने लगता है कि तुम अच्छे से बिहेव करो। जियांग कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें किस करना है तो कर सकते हो, और उसे किस करने का बोलने लगती है। पर मिस्टर गू हट जाता है जिससे वो देखती है कि आखिर ये क्या करना चाहता है। मिस्टर गू अचानक से उसे हक कर लेता है जिससे वो हैरान रहती है कि आखिर ये कैसा पर्सन है। उसे
समझ में नहीं आता, पर उसे सिस्टम के मिशन पूरा करने तक मिस्टर गू के साथ ही रहना पड़ेगा। फिर वो सोचती है कि एफआईआर में इसे डिवोर्स दे दूंगी। बाद में हम देखते हैं कि जियांग सो गई थी। मिस्टर गू उसके पास ही होता है। वो उसके हाथ देख रहा था जहाँ उसकी पकड़ने की वजह से निशान बन गए थे। तभी सिस्टम आ जाती है और कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार इसे ज्यादा डरा दिया गया है? इस पर मिस्टर गू कहता है कि तुम्हारा काम बस इसे प्रोटेक्ट करना है, तो तुम वही करो। सिस्टम कहती है कि मुझे आप इंसानों की बातें समझ में नहीं आती। पता नहीं आप लोग चाहते क्या है और करते कुछ और ही हैं। आपको अपनी वाइफ को मौत का सीन नहीं दिखाना चाहिए था, इसी वजह से ये काफी डर गई है। मिस्टर गू कहता है कि मैं प्रीवियस लाइफ में हुई चीजों को कभी दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा, और इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना सिस्टम बनाने में सफल रहा हूँ, जिससे मैं इस बार सब कुछ चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांग उठती है और देखती है कि मिस्टर गू उसके पास ही सोया होता है। ये देखकर वो गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि हम दोनों बस नाम के हस्बैंड वाइफ हैं। मिस्टर गू कहता है कि तुम ही मेरे क्लोज आई थी। ये सुनकर जियांग कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है। तभी सिस्टम उसे जल्दी से कहती है कि तुम्हारा ब्रदर पैरों से लंगड़ा होने वाला है, जल्दी जाकर उसे बचाओ। वो किसी लड़की के लिए मार खाने वाला है। इधर हम उसके ब्रदर हैन को देखते हैं, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के गैंग ने मिलकर घेर रखा होता है। हैन एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैटर कुछ और ही होता है। तभी वहाँ जियांग भी पहुँच जाती है। हैन कहता है, सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हो? गैंग का मेन लीडर जैंग कहता है, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? जियांग कहती है कि सबसे पहले तुम लोग बताओ, तुम तो स्टूडेंट लग रही हो और तुम्हें नहीं पता कि इतने लोग मिलकर किसी को मारना कितना बड़ा क्राइम है। इसके लिए तुम लोगों को सजा भी हो सकती है। जैंग गुस्से में कहता है, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी हमारे क्राइम का हिस्सा बन जाओगी। इस पर हैन कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैंग कहता है, देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। तभी केन जो सीसी की सिस्टर होती है जल्दी से कहने लगती है कि हैन तुम्हें इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रदर झांग मुझे फ्रेंडशिप के लिए बोल रहा था। हैन कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी झांग हैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जियांग तुरंत सिस्टम से टाइम रोकने को कहती है। सिस्टम सबका टाइम रोक देती है। इसके बाद जियांग उन गुंडों को मारकर उनकी पोजीशन चेंज कर देती है। फिर वो सिस्टम से टाइम ऑन करने को कहती है। टाइम चालू होते ही सारे गुंडे नीचे गिर जाते हैं और हैन बच जाता है। फिर भी हैन किन की केयर कर रहा होता है। ये देखकर जियांग कहती है कि मैं तो इस किन को भूल ही गई थी और ये भी अपनी सिस्टर की तरह ही कुटिया है। किन जल्दी से बोलने लगती है कि ब्रदर हैन मुझे इन सब बातों के लिए ब्लेम मत करना। हैन कहता है नहीं। तब जियांग सिस्टम से सीसीटीवी फुटेज मांगती है। सिस्टम उसे सीसीटीवी फुटेज भेज देती है। जियांग वो सीसीटीवी फुटेज छांग को दिखाती है, जिसमें दिखता है कि किन हान से कह रही थी कि छांग मुझे हमेशा रास्ते में रोकता है और मुझे परेशान करता है। प्लीज क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे? ये देखकर छांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और यहाँ पर हम दोनों की लड़ाई करवा रही थी। किन की यहाँ पूरी पोल खुल जाती है। वो अपने भाई को मारते हुए कहती है कि तुम भी ये देख लो, फोटो और वीडियो में दिख रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रही थी। तभी वहाँ किन की सिस्टर सीसी आ जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो अपनी सिस्टर किन से कहती है कि तुम्हें इन जैसे अजनबी इंसानों के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। ये सुनकर जियांग अपने ब्रदर से कहती है कि देखो ये तुम्हें अजनबी कह रहे हैं और तुम हो जो इनकी मदद कर रहे हो। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए कि तुम कैसे लोगों की मदद करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। सीसी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तभी सिस्टम जियांग से कहती है कि तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, इससे तुम्हारे टास्क में 5 गुना बढ़ोतरी होगी। जियांग मान जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वे दोनों बैठी होती हैं। सीसी जियांग से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम बता सकती हो। जियांग जल्दी से कहती है कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए। सीसी पूछती है कि मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। जियांग कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे पैसे दे दो। सीसी जल्दी से कहती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर जियांग कहती है कि तो फिर मुझे 1 मिलियन महीने वाली जॉब भी दे दो। तभी सीसी देखती है कि मिस्टर गू आ रहा है तो वो जल्दी से ड्रामा करने लगती है और कहती है मेरी सिस्टर को छोड़ दो, तुम उससे क्यों बदतमीजी कर रही हो? मैं मिस्टर गू से नहीं मिलती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। जियांग कहती है कि तुम हर बार मिस्टर को क्यों करती रहती हो? मुझे अब लग रहा है कि तुम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तभी मिस्टर गू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या सच में जियांग? ये सुनकर जियांग डर जाती है कि ये अचानक यहाँ कहाँ से आ गया और इसने मेरी बात सुन ली। अब तो लगता है ये मुझे मार ही डालेगा। सीसी मिस्टर गू से कहने लगती है कि तुम आ गए, देखो ये हमारे बीच के रिलेशनशिप को गलत समझ रही है। जियांग कहती है कि हाँ शायद मुझे गलतफहमी ही हो गई थी। सीसी जल्दी से मिस्टर गू से पूछती है कि क्या तुम क्लास यूनियन में जा रहे हो? जियांग कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं
जाऊंगी जहाँ तुम लोग हमेशा मुझ पर ताने मारते रहते हो। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देती है और कहती है कि तुम्हारा टास्क यही है कि तुम्हें क्लास यूनियन में जाना है। जियांग तुरंत कहती है कि हाँ मैं जरूर क्लास यूनियन में जाऊंगी और वहाँ सबको जवाब दूंगी। मिस्टर गू अचानक उसके डिसीजन से हैरान हो जाता है। बाद में घर आकर वे दोनों सो रहे होते हैं। जियांग के कानों में बस सीसी की ही बातें गूंज रही होती हैं, जहां वो हमेशा मिस्टर गू के बारे में ही बोलती रहती थी। इसी वजह से जियांग उसे शांत रहने को कहती है और लात मार देती है, जिससे मिस्टर गू नीचे गिर जाता है। तभी हैन आकर पूछता है क्या हुआ, क्या कोई चूहा वगैरह घुस गया है। जियांग हैन को वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे मारते हुए वहाँ से जाने को कहती है। हैन वहाँ से चला जाता है। जियांग देखती है कि मिस्टर गू नीचे गिरा हुआ है। वो डर जाती है और सोचती है कि लगता है अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो उससे पूछती है कि तुम्हें नीचे बहुत ठंड लगती होगी, तुम आकर यहाँ सो जाओ। तभी उसके पास एक कॉल आता है जहाँ पर सेक्रेटरी पूछता है कि क्या आप क्लास यूनियन के लिए जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे इस बार अपना काम निपटाना ही होगा, मैं पहले जैसा सब कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वो जियांग के सिर पर हाथ फेर रहा होता है। इधर जियांग काफी डरी हुई होती है और सोच रही होती है कि मैं इस पागल आदमी से कब छुटकारा पाऊंगी। मैं बस अपना काम खत्म करके जल्दी से यहाँ से जाना चाहती हूँ। अगले दिन हम जियांग को देखते हैं जो रियूनियन पार्टी में आ रही होती है। तभी सिस्टम उसे सावधान करती है कि यूनियन पार्टी में सबको संभालना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले से इन सब की तैयारी करके रखनी होगी। जियांग कहती है मुझे इतना भी कमजोर मत समझो, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये बैंकरप्ट होने के बाद भी इतनी अच्छी कैसे लग रही है। इस बार जियांग खुद को दबने नहीं देने वाली होती, इसलिए आते ही सीसी को नीचा दिखाना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी औरतें भी यहाँ आई हैं। तभी तो मैं सोच रही थी कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। इतना कहकर वो सीधे सीसी पर पानी फेंक देती है। उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि तुम बैंकरप्ट हो गई हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है कि तुम यहाँ किसी को नीचा दिखा रही हो। जो इंसान सीसी की तरफदारी कर रहा होता है, जियांग उसके बारे में भी बोलने लगती है कि तुम कब से इस सीसी के पीछे लाइन में लगे हो, लेकिन तुम्हारा नंबर तो कभी आया ही नहीं, ये तुम्हें भाव ही नहीं देती। शीशी जल्दी से कहती है कि जियांग तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है। सब लोग बात करने लगते हैं कि हमने सुना है इसका हस्बैंड बैंकरप्ट हो गया है, शायद इसी वजह से इसका मूड खराब रहता होगा और ये इसे मारता होगा। जंग के हाथों पर जो निशान थे वे मिस्टर गू के पकड़ने की वजह से बने थे। जंग सिस्टम से मदद मांगती है क्योंकि इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। सिस्टम उसे सब लोगों की जिंदगी के बारे में बता देती है। इसका फायदा उठाकर जंग सबको सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा खुद का हस्बैंड तुम्हें मारता है और तुम तो एक पूरे आदमी से शादी करके बैठी हो जो तुम्हें घसीट कर मारता है। फिर वो उस लड़के से कहती है जो ज्यादा बोल रहा था कि तुम लाइव स्ट्रीम करने गए थे जहां तुम छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे। ये सुनकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। इसके बाद जंग वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से चेन आ जाता है और कहता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रही हो। जंग उसे देखकर सोचती है कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है। सिस्टम बताती है कि यही वो इंसान है जो तुम्हें कैद करके बाद में मार देगा। ये सुनकर जियांग डर जाती है और पूछती है लेकिन ये मुझे क्यों मारना चाहता है, मैंने क्या किया है। सिस्टम बताती है कि ये एक पागल आदमी है, इसका दिमाग खराब है, इसलिए ये कुछ भी कर सकता है। जियांग समझ जाती है और कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों से मुंह नहीं लगाना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। चेन उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तभी वहाँ सीसी भी आ जाती है। जब जियांग हाथ छुड़ा रही होती है तो सीसी ऐसा दिखाने लगती है जैसे उसे बहुत चोट लग गई हो। इसकी वजह से चेन जियांग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम खुद को क्या समझती हो, तुमने सीसी को चोट कैसे पहुँचा दी। सीसी तुरंत रोने लगती है और कहती है प्लीज मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जियांग उसका नाटक देखकर कहती है कि तुम सच में नाटक करने में माहिर हो। चेन कहता है कि मैं अपनी होने वाली वाइफ को कभी भी तुम्हारे जैसा बुरा बर्ताव सहने नहीं दूंगा। ये सुनकर जियांग जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या तुम दोनों साथ में आने वाले हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो क्योंकि तुम दोनों की सोच ही ठीक नहीं है। फिर वो सबको भी बोलने लगती है कि देखो देखो क्या सच में ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। चेन गुस्से में कहता है कि यहाँ ज्यादा उड़ो मत, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड बैंकरप्ट हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे नौकरी दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सामने भीख मांगनी पड़ेगी। जियांग कहती है कि मैं क्यों तुम्हारे सामने भीख मांगू, सबसे पहले तुम अपनी वाइफ को समझाओ कि वो तुम्हारे साथ ही रहे, मेरे हस्बैंड को क्यों सिड्यूस करती रहती है। ये सुनकर सब लोग जियांग की बातों पर भरोसा नहीं करते। चेन भी कहता है कि सीसी ऐसा नहीं करेगी, तुम हमेशा उस पर झूठे इल्जाम लगाती रहती हो। ये कहकर वो अपने गार्ड को इशारा करता है। गार्ड जियांग को पकड़कर ले जाने लगते हैं। जियांग उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। तभी वो कहने ही वाली होती है कि मिस्टर गू आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जियांग कहती
है कि मिस्टर गू, मुझे बचाते हुए आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर गू पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा। जियांग कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, और पूछती है कि तुम तो इंटरव्यू देने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर गू बताता है कि मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए सोचा यहाँ आ जाऊँ। तभी चेन कहता है कि तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगनी पड़ेगी, तभी शायद मैं कुछ कर सकूं। मिस्टर गू उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता और सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सीसी उसे कह रही होती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें फिर से रिच बनने में मदद करूंगी। ये सुनते ही सीसी की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। चेन जियांग से पूछता है, लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर गू कहता है कि मैंने इसे बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी ये अलग अलग नंबरों से मुझे मैसेज करके परेशान करती रहती थी। मेरी वाइफ तुम सबसे झूठ नहीं बोल रही थी, और यहाँ उसने ये बात साबित भी कर दी थी। जियांग देखने लगती है कि माहौल खराब होने वाला है, इसलिए वो सोचती है कि मैं मिस्टर गू को यहाँ परेशानी में नहीं डाल सकती, वरना क्या पता बाद में जाकर वो विलन बन जाएगा। इसलिए वो सिस्टम से मदद मांगती है। सिस्टम इस बार कहता है कि तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। इस पर जियांग काफी हैरान होती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। सिस्टम उसकी मदद से समय रोक देता है। जियांग जल्दी से सीसी को किसी और आदमी के साथ खड़ा कर देती है। जब समय खुलता है तो चैन हैरान हो जाता है और वो सीसी को अपने गार्ड से पकड़वाता है और कहता है कि तुम घर जाकर सभी चीजें समझाना। इधर जियांग काफी खुश होती है और मिस्टर गू से घर जाने के लिए कहती है। सभी दोस्त सोचने लगते हैं कि अगर सब लोग चले गए तो बिल कौन भरेगा। बाद में हम देखते हैं कि जियांग और मिस्टर गू जा रहे होते हैं। जियांग उसे कहती है कि तुम वहाँ क्यों आए, तुम्हें बचाने के लिए। मुझे देखो कितने सारे पैसों का त्याग करना पड़ा। वो अपना छाती पीट रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ कुछ टेस्टी खाना मिल रहा था। वो उसे खरीदने का सोचती है और दाम पूछती है। बूढ़ी औरत बताती है 22। जियांग के लिए ये काफी महंगा लगता है, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो सोच में पड़ जाती है कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तभी मिस्टर गू उसके लिए खरीद देता है। ये देखकर जियांग गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें क्या जरूरत थी इसे खरीदने की। मिस्टर गू देने लगते हैं। जियांग लेने लगती है और कहती है मेरा मतलब था कि मैं सोच रही थी कि ये बहुत महंगा है। वो सोचती है कि मिस्टर गू उतना भी बुरा नहीं है और एक अनाथ से यहाँ तक आने में उसे काफी परेशानियां हुई होंगी, इसलिए ये बाद में ऐसा बन गया होगा। वो सोचती है वैसे मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, या ये मर्डर है, मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी वो खाती है और उसे काफी टेस्टी लगता है। वो मिस्टर गू को भी खाने के लिए बुलाती है। मिस्टर गू फ्लैशबैक सीन याद करने लगते हैं। वहाँ हम वो सीन देखते हैं जहाँ चेन मिस्टर गू से बोल रहा था कि मुझे नहीं पता था कि आप ही मेरे खोए हुए अंकल हैं जो बाद में मिलेंगे और एफयू परिवार में प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे। पर मैं बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं आपको लड़ने दूंगा तभी जब मैं आपको जिंदा रहने दूंगा। तभी मिस्टर गू उसे मार देता है। जियांग को देखते हैं जो मरी पड़ी थी, शायद इसे चेन ने मारा होगा। कैद करने की वजह से मिस्टर गू गुस्से में था। फिर वो सोचने लगता है कि जब वो अनाथ था और उसके पास कोई नहीं था, तब वहाँ जियांग आई थी जो छोटी थी। वो उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम मेरे परिवार के पास क्यों नहीं जा रहे हो, वे लोग सभी बच्चों को खाना दे रहे हैं। फिर वो अपना आइसक्रीम भी उसे निकाल कर देता है। तभी से वो जियांग को पसंद करने लगा था और वो सोच रहा था कि फू परिवार अब एक क्रिमिनल बन गया है, यहाँ तक कि किसी की जान लेने को भी तैयार है। जब तक सब चीजें ठीक नहीं होती मैं तुम्हें सभी चीजों में शामिल नहीं करना चाहता। और वो खाना चखकर बताता है कि हाँ टेस्टी है। अगले दिन मिस्टर गू को जियांग स्कूटी पर काम के लिए भेज रही होती है और कहती है कि इस बार तुम अच्छे से काम ढूंढ कर आना और मुझे भी काम ढूंढने जाना है। मिस्टर गू वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग सोचने लगती है कि मुझे सिस्टम के पैसे वापस करने हैं तो मुझे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इधर मिस्टर गू को देखते हैं जो अपनी एक महंगी कार में से निकलते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह लग रहे थे। कंपनी में आने लगते हैं। तभी वहाँ जियांग भी पहुँच गई थी इंटरव्यू देने के लिए और वो मिस्टर गू को देखने ही वाली थी, जिससे मिस्टर गू जल्दी से अपना मुंह छुपाने लगता है। तभी सिस्टम वहाँ पर आ जाती है और जियांग को रास्ता बताती है कि कंपनी का रास्ता उस तरफ है, जिसे जियांग वहाँ चली जाती है। मिस्टर गू अंदर आता है और फू से पूछने लगता है मेरी वाइफ को यहाँ क्यों बुलाया है। वो बताता है मैं सोच रहा था तुम्हारी वाइफ की कुछ मदद करने के लिए, तो मैंने उसे यहाँ काम पर रखने का सोचा। वैसे तुम उसे क्यों छुपा रहे हो कि तुम एक रिच फैमिली के बेटे हो और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ढूंढ लिया है। मिस्टर गू कहता है हमारी फैमिली उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिख रही है, इनमें बहुत घटिया लोग भी हैं। जब तक मैं उनसे दिल नहीं कर लेता मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को इस सब में घसीटा जाए।
मिस्टर गू को पता था कि यहाँ पिछली लाइफ में उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और अब इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो बोलता है मैं फ्यू परिवार की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता, मैं बस अपने बलबूते पर जो कुछ भी है वही रहना चाहता हूँ और एक अलग लाइफ जीना चाहता हूँ जब तक सब चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। वो सोचने लगता है कौन यकीन करेगा कि मेरे अंकल सिर्फ मुझसे 1 महीने ही बड़े हैं लेकिन ऑर्डर ऐसे चलाते हैं जैसे मनो वो मुझसे कितने साल बड़े हों। इधर हम जियांग को देखते हैं जो लाइन में लगी थी और सोच रही थी मैंने तो कोई जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, फिर मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया है, पर छोड़ो मुझे बस जॉब मिल जाए इसी से मेरी मतलब है। तभी वहाँ इंटरव्यू देने के लिए सीसी भी आती है और सोच रही थी कि मुझे उस बाप बेटे से डील करने के लिए जॉब करनी पड़ेगी। तब वो जियांग को देखकर उसके पास जल्दी से आती है और ड्रामा करने लगती है सिस्टर क्या तुम भी यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई हो। पीछे वाली लड़की गुस्सा करने लगती है सीसी पर कि तुम लाइन क्यों तोड़ रही हो, हम यहाँ बहुत पहले से खड़े हैं और तुम यहाँ आसानी से आकर आगे घुसना चाहती हो। सीसी का ड्रामा शुरू हो जाता है कि मैं तो बस यहाँ बात करने आई थी पर मुझे बहुत डर लगने लगा। आगे वाला पर्सन कहता है अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, ये बेचारी इतना डरी है, तुम इसे इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो। वो लड़की कहती है ये यहाँ आकर लाइन तोड़ रही है और तुम इसकी साइड ले रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हम लोग कितना देर से यहाँ खड़े हैं और वैसे भी कम वैकेंसी है, जो ज्यादा पहले जाएगा उसी को जॉब मिलेगी। ये लड़की यहाँ पर फायदा उठाना चाहती है। जियांग क्या करती है वो सीसी को आगे ही ले जाकर सबसे खड़ी कर देती है और उसे सब हैंडल करने के लिए कहती है, फिर खड़ा हो जाती है पीछे। इधर सीसी की हालत खराब हो गई थी क्योंकि पहला नंबर उसी का था। फिर वो अंदर इंटरव्यू देने आती है जहाँ फ्यू को देखकर सोचती है ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है, अरे ये तो मेरे हस्बैंड का ही नेफ्यू है। पर फ्यू उसे देखता है तो वो कहता है सॉरी तुम्हें जॉब पर नहीं रखा जा सकता और उसे जाने के लिए कहता है। सीसी बोलने लगती है तुम मिस्टर फ्यू हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं तुम्हारे अंकल की वाइफ होने वाली हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। लेकिन वो मना कर देता है कि सिर्फ फ्यू परिवार के होने से तुम्हारी जॉब नहीं मिलेगी और वहाँ से निकाल देता है। सीसी का दाल वहाँ पर नहीं गलती। जियांग को मिस्टर फ्यू देख लेता है। जियांग लाइन में खड़ी थी, वो व्हाइट शॉट के लिए बुलाता है। सीसी को लगता है कि वो उसे ही बुला रहा है, शायद उसने उसे पहचान लिया, लेकिन उसकी गलतफहमी जल्दी दूर हो जाती है। मिस्टर फ्यू उसे साइड हटाकर जंग से कहता है कि हम आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग आकर इंटरव्यू दे रही थी। मिस्टर फू पूछता है कि आप शादीशुदा है। वो वहाँ कहती है हाँ और मन में सोच रही थी ये इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है। इधर हम मिस्टर फू को देखते हैं जो अपना मुंह छुपाए हुए था कि मुझे कहीं ये पहचान ना ले और सवाल ना करने लगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मिस्टर फू आगे पूछता है कि आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेने वाली है। तो वो कहती है मैं अपने हस्बैंड से क्यों डिवोर्स लूंगी। तभी उसके पास मिस्टर गू भी मैसेज करता है कि धोखाधड़ी वालों से सावधान रहने के लिए। इससे जियांग को और भी डाउट होने लगते हैं कि कहीं ये कंपनी लोगों को फंसाने के लिए तो नहीं है और ये झूठ मूठ का मुझे जॉब पर रखने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। उसके मन में डाउट होने लगता है। मिस्टर फू कहता है ठीक है हम आपको जॉब पर रखते हैं, पर वो कहती है ठीक है मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। मिस्टर फू कहता है इसमें तुम्हारे हस्बैंड से पूछने वाली क्या बात है, पर वो कहती है कि मैं हर चीज अपने हस्बैंड से पूछ कर ही करती हूँ। मिस्टर गू कहता है फिर क्या तुम बाहर कदम भी रखने के लिए अपने हस्बैंड से ही पूछती हो। तो वो हाँ कहती है और बोलती है अगर तुम चाह रहे हो कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दूं तो मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी, और हाँ अगर तुम शादीशुदा लोगों को जॉब पर नहीं रख सकते तो मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। मिस्टर फू जल्दी से कहता है अरे आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि हम शादीशुदा लोगों को जॉब पर नहीं रखते, हम आपको जॉब दे रहे हैं और आपकी सैलरी 10 मिलियन सालाना रहेगी। पर जियांग को तो बिल्कुल यकीन हो चुका था कि ये कोई फेक कंपनी है, इसलिए वो बिल्कुल भी मानती नहीं है और जल्दी से बाहर भाग जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करके सभी बातें बताती है कि उसे किस तरह एक फेक कंपनी ने हायर किया था। तभी उसका कॉल मिस्टर गू के पास आता है जो कि रिंगटोन से सुनाई देता है। जियांग सुनकर देखने लगती है, लेकिन सिस्टम जल्दी से आकर बोलती है कि तुम फिर से अंदर जा रही हो, जहाँ एक फेक कंपनी है और तुम्हें ये लोग पकड़ लेंगे, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जिस पर जियांग मान जाती है और वहाँ से निकलना ही अच्छा समझती है। फिर वो बाहर आती है, तभी उसे एक पोस्टर दिखता है और वो उसे देखकर जॉब के बारे में सोचने लगती है कि क्या ये सही है। सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें इस जॉब को करना चाहिए। तभी वहाँ एक पर्सन आता है जिसने ये बोर्ड लगाया था और वो बोलता है मुझे लगता है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि आपका कम्युनिकेशन और आप बिल्कुल इसे मैच करता है। बाद में हम देखते हैं कि जियांग वहाँ पर बैठी थी और अब जॉब कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में वो इस जॉब के लिए योग्य है। सिस्टम और वो दोनों कागज से कुछ बना रही थी।
तभी वहाँ पर जियांग और चेन आ जाते हैं और दोनों उस बोर्ड को देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर उन्हें इस ब्यूटीफुल लड़की से बात करनी है तो उन्हें कुछ खरीदना होगा। इस तरह की जॉब के काउंटर पर जियांग को बैठा देख दोनों उसका काफी मजाक उड़ाने लगते हैं। चेन कहता है हमें पता है तुम गरीब हो चुकी हो, लेकिन इस टाइप की जॉब करना शुरू कर दोगी ये हमने नहीं सोचा था। जियांग वहाँ पर कुछ नहीं बोल रही होती है क्योंकि उसे तब तक कुछ बोलना ही नहीं था जब तक कोई शॉप से कुछ खरीदे नहीं, इसलिए वो चुप रहती है। तभी वहाँ पर शॉप वाला आ जाता है और बोलता है कि सर अगर आपको इस ब्यूटीफुल लड़की से बात करनी है तो सबसे पहले आपको ये महंगी वाइन खरीदनी पड़ेगी। चेन हाँ कर देता है। शॉप वाला पूछता है कि क्या मैं इस बोतल को आपके लिए खोल दूं? चेन हाँ बोल देता है। शॉप वाला जियांग को आंख मारता है, फिर वो बताता है कि इसकी प्राइस 3 मिलियन है। ये सुनकर चेन की हालत खराब हो जाती है। जियांग भी हैरान हो जाती है। शॉप वाला इशारा करता है कि इसमें से उसे भी कमीशन मिलेगा, जिससे जियांग शांत हो जाती है। चेन गुस्से में कहता है कि क्या ये वाइन सोने और हीरे मोती से जुड़ी हुई है जो तुम इतना महंगा बता रहे हो? शॉप वाला कहता है कि ये वाइन खास चीजों से बनी है और काफी पुरानी है, इस वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। मन ही मन में सोच रहा था कि तुम जैसे घटिया लोगों को ही शिकार बनाना चाहिए जो बहुत बकबक करते हैं, और ये वाइन तो मैंने खुद डिस्काउंट में मॉल से खरीदी थी। चेन अपना कार्ड देना नहीं चाहता था, लेकिन शॉप वाला जल्दी से उसका कार्ड लेकर पेमेंट कर देता है और साथ ही 3 मिलियन का बिल भी बना देता है। फिर वो बोलता है कि अब आप इनसे बात कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 300 शब्दों तक। अब जियांग बोलना शुरू करती है कि तुमने इतनी महंगी वाइन खरीदी है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक कविता सुना दूं। वो कविता सुनाने लगती है। चेन गुस्से में उसका मुंह बंद कराने के लिए कहता है कि तुम चुप रहो, मैंने 3 मिलियन सिर्फ कविता सुनने के लिए नहीं दिए हैं। जियांग कहती है कि इसका मतलब क्या मिस्टर चेन, क्या आप अनपढ़ हैं? क्या आपको पता ही नहीं था कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? वो चेन का मजाक उड़ाने लगती है। चेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने देखा है आजकल तुम्हारा हस्बैंड हमारी फ्यू फैमिली में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या उसने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया कि वो फ्यू फैमिली का मेंबर बन चुका है? कहीं वो तुम्हें छोड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो मुझे क्यों छोड़ेगा? क्या तुम पागल हो गए हो और ये कौन सी फ्यू फैमिली की बात कर रहे हो? चेन कहता है कि देखना, जैसे ही मिस्टर गू फैमिली में शामिल हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम पूरे हैचिंग में रहने के लायक नहीं रहोगी। जियांग गुस्से में कहती है कि क्या वो मुझे छोड़ेगा? उसकी इतनी हिम्मत है, अगर वो मुझे छोड़ेगा तो मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसे वहाँ देखकर जियांग हैरान हो जाती है। जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बोतल उठाकर चेन के सिर पर मारने जाती है। मिस्टर गू उसे रोक देता है, बोतल अपने हाथ में लेता है और खुद चेन के सिर पर मार देता है। चेन वहीं बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। सीसी जल्दी से चेन को पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि मिस्टर गू तुमने इसे क्यों मारा? क्या तुम्हें इस बात से इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं इसके साथ हूँ? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। सीसी की एक्टिंग देखकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? मेरा हस्बैंड इसे इसलिए मारा क्योंकि मैं इसे मारना चाहती थी, और तुम यहाँ ज्यादा ड्रामा मत करो, तुम्हारा ये ड्रामा काम आने वाला नहीं है। इसके बाद जियांग और मिस्टर गू वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर जियांग मिस्टर गू से पूछती है कि क्या तुम सच में फू फैमिली को जानते हो और उनका तुम्हारे साथ कोई रिलेशन है, और क्या तुम अमीर बन गए हो? मिस्टर गू कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है? जियांग कहती है कि मुझे पता है, मैं चेन की बातों पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। मिस्टर गू मन ही मन सोचता है कि जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तभी जियांग गुस्से में बोलती है कि सीसी हमेशा ड्रामा क्यों करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। जब भी वो कहानी में कुछ चेंज करता है उसकी कंडीशन और खराब होती जाती है। उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। वो जियांग के कंधे पर लेटना चाहता है, लेकिन जियांग उसे दूर कर देती है और कहती है कि क्या तुम फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो? फिर वो देखती है कि सच में मिस्टर गू के नाक से खून आ रहा है और उसकी हालत बहुत खराब है। मिस्टर गू बेहोश हो जाता है। जियांग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब मिस्टर गू को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास जियांग बैठी है। जियांग बोलती है कि तुम्हारी तबीयत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई? कहीं तुमने मुझसे छुपाकर कुछ खा तो नहीं लिया? तुम वैसे ही इतने घटिया हो। फिर वो सोचती है कि मिस्टर गू बुराई के रास्ते पर चलने लगा है। उसने मेरे बदले चेन के सिर पर बॉटल मार दी, लेकिन फिर भी ये मेरा हस्बैंड है और मेरी ही मदद कर रहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ और वहाँ से चली जाती है। सिस्टम मिस्टर गू से कहती है कि आप जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतनी ही आपकी कंडीशन खराब होती जाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। मिस्टर गू कहता है कि भले ही मेरी डेथ हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करके रहूंगा।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियूनियन के दिन पिछली लाइफ में जैसे ही जियांग आई थी वो मिस्टर कू पर बहुत गुस्सा हुई थी। उसने कहा था कि तुम किसी लायक नहीं हो, मैं अब तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। वो रिंग फेंक कर जाने लगती है, तभी मिस्टर कू टाइम रोक देता है, रिंग फिर से पहनाकर उसे किस करता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। इधर जियांग पानी लेने जाती है, तभी वो देखती है कि सीसी की सिस्टर बैठकर रो रही है। सिस्टर वहाँ आती है। जियांग पूछती है कि ये क्यों रो रही है। सिस्टम बताती है कि इसकी मॉम की डेथ हो गई है। जियांग पूछती है कि फिर सीसी कहाँ है। सिस्टम बताती है कि मिस्टर चेन का सिर फट गया था, इसलिए वो उसकी देखभाल कर रही है। जियांग फिर किन के पास जाती है। किन कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई? मेरी सिस्टर के होने वाले हस्बैंड ने मेरी मॉम के मेडिकल बिल के पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरी सिस्टर और उसके बीच कुछ अनबन हो गई थी, इसी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई। तभी वहाँ भागते हुए सीसी आ जाती है और अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जियांग भी वहाँ है, वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग कहती है कि मैं बस देखने आई थी कि क्या हो रहा है। तभी मिस्टर कू भी वहाँ आ जाता है। सीसी जल्दी से बोलती है कि क्या तुम मुझे देखने आए हो? मेरी मॉम के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन मिस्टर कू जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। सीसी वहीं गुस्से में खड़ी रह जाती है। घर आकर जियांग मिस्टर कू से पूछती है कि क्या होगा अगर हमारी लाइफ के डिसीजंस कोई सिस्टम ले रहा हो और हम सब किसी ड्रामा की तरह रोल निभा रहे हो। मिस्टर कू उसका हाथ पकड़ता है। जियांग जल्दी से कहती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। मिस्टर कू कहता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरी वाइफ ही रहोगी। ये सुनकर जियांग बहुत इमोशनल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी मिस्टर गू के पास कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे वापस लौटने की खुशी में पार्टी रखी है, क्या तुम उसमें शामिल होना चाहोगे? और उन्होंने तुम्हारी वाइफ को भी आने के लिए कहा है, क्या तुम उसे लेकर आओगे? मिस्टर गू मना कर देता है। इधर जियांग को देखते हैं जो मिस्टर गू की बात सुनकर बहुत खुश होती है। फिर वो खुद को समझाने लगती है कि नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। बाद में हम देखते हैं कि जियांग जा रही होती है, तभी वो एक ब्यूटीफुल लड़की को गिरने से बचा लेती है। वो लड़की जियांग से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपने मेरी हेल्प की, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? जियांग सोच में पड़ जाती है। वो लड़की जल्दी से उसे अपनी फैमिली पार्टी का इनविटेशन देती है और आने के लिए कहती है। जियांग मना नहीं कर पाती और मान जाती है। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। जियांग वहाँ पहुँचती है। रास्ते में चेन और सीसी उसे देख लेते हैं। चेन पूछता है कि हमारे जैसे लोग फ्यू फैमिली की पार्टी में क्या कर रही हो? जियांग कहती है कि क्या फ्यू फैमिली की पार्टी में आने का हक सिर्फ तुम्हें ही है? चेन कहता है कि तुम यहाँ आने के लायक नहीं हो। जियांग बोलती है कि मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ, मुझे इन्विटेशन मिला है। वो इन्विटेशन कार्ड निकालती है। चेन कार्ड लेकर कहता है कि ये जरूर फेक होगा। सीसी बोलती है कि देखो जियांग के कपड़े भी कितने नॉर्मल हैं। इस पर जियांग कहती है कि तुम खुद को देखो, पूरे हीरे से सजी हुई हो, लेकिन तुम्हारी मॉम की डेथ के वक्त तुम्हारे पास पैसे तक नहीं थे। सीसी चेन से कहने लगती है कि देखो मैं तो बस पूछ रही थी, लेकिन यहाँ कैसे मुझे टोंट मार रही हो? चेन कुछ बोलने वाला था, तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है। इसका नाम लीन होता है। इसे देखकर चेन कहता है कि तुम यहाँ पर, इसका मतलब कि तुमने ही इसे इनवाइट किया था। अच्छा है, तुम जैसी हो वैसे ही तुम्हारे रिलेशन के भी लोग होते रहेंगे। तभी तो मैं बोलूँ इस जैसे भिखारी को क्यों फैमिली में आने की औकात कहाँ से आ गई? लीन चेन से बहस नहीं करने वाली थी, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। जियांग भी जल्दी जाने लगती है और जाते जाते चेन से अपना इनविटेशन कार्ड भी ले जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे थे। जियांग पूछती है कि अभी अभी जो पर्सन था वो कौन है और क्या तुम सच में फ्यू फैमिली की डॉटर हो? वो हाँ कहती है और बोलती है कि अभी जो पर्सन हमसे बहुत कर रहा था वो मेरे अंकल है और वो बहुत ही बुरे हैं। उनकी पहली वाइफ को उन्होंने छोड़ दिया और अब वो दूसरी वाइफ को साथ लेकर घूमते रहते हैं और दूसरों पर ब्लेम बस लगाते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान मत देना। जियांग को अब पता चल रहा था कि उसने जिसके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट की है वो फू फैमिली की रिचेस्ट डॉटर है। वो काफी हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी में फू फैमिली के मेंबर्स आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू था। उसे जल्दी से लीन दिखाने लगती है, लेकिन जियांग कहती है कि इस पार्टी में ये धोखेबाज फ्रॉड क्या कर रहा है? लीन कहती है कि जियांग क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है? ये मेरा ब्रदर है मिस्टर फू और ये बहुत अच्छे पर्सन है। यंग एज में ही कंपनी का सारा काम संभालते हैं। इसे सुनकर जियांग हैरान हो जाती है। इसका मतलब उसने 10 मिलियन सालाना की जॉब खुद ही छोड़ दी और काफी पछताने लगती है। फिर लीन उसे दिखाने लगती है कि देखो वो मेरे डैड हैं और वो मेरे ग्रैंडपा हैं। उन्होंने ही आज अंकल के आने की खुशी में पार्टी रखी है। जियांग बोलती है कि तुम्हारे अंकल इतने समय से कहाँ थे? लीन बताती है कि वो लापता हो गए थे और अभी अभी मिले हैं। इसे सुनकर जियांग अपने हाथ से मुंह पर ही मारती है और कहती है कि मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ। लीन कहती है कोई बात नहीं।
फिर जियांग दूसरे पर्सन के बारे में पूछती है। लीन बताती है कि ये मेरे अंकल हैं, चेन के डैड, जो अभी हमसे बहस कर रहे थे। देखो तो ये कितना उदास है, इन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है हमारे तीसरे अंकल के आने से। जियांग कहती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी वहाँ पर सिस्टम आती है। जियांग को देख सिस्टम बात करने लगती है कि क्या तुमने अपना अपग्रेड पूरा कर लिया है? तुम मुझे इतने टाइम से दिखाई नहीं दे रही थी। वो हाँ कहती है। फिर सिस्टम पूछती है कि तुम्हें ये पार्टी में नहीं आना चाहिए था। वो बोलती है लेकिन क्यों? सिस्टम बताती है कि ये फैमिली की पार्टी है और यहाँ फ्यू फैमिली में काफी खतरा है तुम्हारे लिए। तुम्हें जल्दी करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। जियांग ये सोच रही थी कि सिस्टम बोल रही है तो जरूर बात सच होगी। वो वहाँ से जाने वाली थी, तभी देखती है कि मिस्टर गू वहाँ से आ रहा है और लोगों से भी बात कर रहा था। इसे देखकर जियांग को लगता है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। फिर से देखती है तो मिस्टर गू वहाँ पर ही होता है, इसलिए वो उसे कॉल लगाती है। सिस्टम ये सब देखकर काफी परेशान होने लगती है कि सब क्या होगा, अब मिस्टर गू कैसे सब हैंडल करेगा। जियांग जब कॉल लगाती है तो मिस्टर गू कॉल का जवाब नहीं देता और फोन रख देता है। जियांग समझ जाती है कि यही वो है। वो काफी शॉक में थी। वो सोचने लगती है कि जब मैंने पूछा था कि क्या वो फू फैमिली से है, लेकिन उसने मना कर दिया था, पर देखो यहाँ पर कैसे आ गया है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। लीन रोकने लगती है कि अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? इधर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो फू से बात कर रहा था। इसे लगता है जियांग भी यहाँ पर आई है। तभी वहाँ पर सेकंड अंकल आते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर गू कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के रहने के लिए ओल्ड विला चाहिए। ये सुनकर अंकल का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सोचने लगते हैं कि आते ही इसने फैमिली की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। डैड तो हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या तुमने मैरिज कर लिया है? वो हाँ कहता है। सेकेंड अंकल कहते हैं कि ऐसी एज में मैरिज करना नॉर्मल है। उसकी वाइफ का नाम पूछते हैं, वो बता देता है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो बाहर आ चुकी थी और यही सोच रही थी कि मिस्टर कू ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तभी सिस्टम भी वहाँ पर आ जाती है। जियांग पूछती है कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब ये मत बोलना कि तुम्हें पता ही नहीं था। सिस्टम कोई आंसर ही नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसे मिस्टर कू ही बनाया था और उसे बस मिस्टर कू के हिसाब से ही चलना था। वो सच कैसे बता सकती थी? इसलिए कहती है कि मुझे ये पता ही नहीं था। तभी वहाँ पर तो बॉडीगार्ड आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपको फ्यू फैमिली ने ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ पर आए हैं, तो अब आप जा नहीं सकते। जियांग और ज्यादा डर जाती है और सिस्टम से मन में पूछती है कि क्या ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। सिस्टम सोचते हुए नकारात्मक कहती है। जियांग समझने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सिस्टम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी। जियांग फिर उन लोगों के साथ आती है जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स बैठे थे, सिर्फ मिस्टर कू और डैड नहीं होते। सेकंड अंकल कहते हैं कि क्या तुम ही मिस्टर कू की वाइफ हो? वैसे क्या तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है? जियांग कहती हैं कि मुझे लगता है कि सेकंड अंकल आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए हमारे मैटर में आप दखल दे रहे हैं। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड अंकल काफी गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। चेन भी कहता है कि तुम मेरे डैड से तमीज से बात करो। सीसी कहाँ चुपने वाली थी। वो भी कहती है कि तुम ये कैसे बड़ों से बात कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये बड़ों का अपमान करना हुआ? जियांग कहती है कि तुम मेरे सामने तो अपना अच्छाई पेन नहीं दिखाओ, और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तो तुम क्या फिर से सर फरवाना चाहते हो? जिस पर चेन कुछ बोल नहीं पाता। मिस्टर फू, उसकी सिस्टर और उनके डैड हंसने लगते हैं। इधर हम डैड को देखते हैं जो मिस्टर ग्यू से बात कर रहे थे। बोलते हैं कि मैंने सुना है जियांग की फैमिली काफी पहले बैंकरप्ट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब उनकी डॉटर को डिवोर्स दे देना चाहिए। इधर जियांग भी जाते जाते उनकी बातें सुनने लगती है। डैड बोलते हैं कि तुम्हारे लिए किसी रिच फैमिली की डॉटर से मैरिज करना जरूरी है, जिससे कि तुम्हें पावर मिले, एक ऐसे परिवार से नहीं जो बैंकरप्ट हो गया। पर मिस्टर क्यू साफ साफ मना कर देता है, जिसे डैड गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप जैसा ओल्ड पर्सन भी इतना खलनायक निकलेगा। डैड बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरह से कैसे बात कर रही हो, और क्योंकि तुमने सब सुन ही लिया है तो जल्दी करो, अब मेरे साइन से डिवोर्स ले लो। मैं नहीं चाहता कि उसे तुम जैसे लोगों को पालना पड़े और उसे परेशानी उठानी पड़े। जियांग कहती है कि अब आपको अपने सान की चिंता हो रही है, पर जब वो अनाथ था तब आपने उसकी परवाह नहीं की। डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम कैसी है? जियांग कहती है कि अब आपको उसकी मॉम से क्या करना है? आपने पहले तो उसकी मॉम के बारे में ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, ना ही उनका ख्याल रखा। अचानक से आपको उनकी याद आ रही है। अगर आप ऐसा पहले करते तो
काश मिस्टर गू को अनाथ की तरह जिंदगी ना बितानी पड़ती। डैड बोलते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है पर मैं अब सब ठीक करना चाहता हूँ, जिस पे मिस्टर गू बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ बहुत पहले ही हो गई थी जिसकी वजह से मैं अनाथ हो गया था। डैड पूछते हैं फिर तुम्हारी मॉम का ग्रेव कहाँ है? वो कहता है ये भी नहीं पता कि उनकी लाश को कहाँ दफनाया गया था। तभी मैट सभी को खाने के लिए बुलाते हैं, जिसे ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है हमें पहले खाना खाना चाहिए, और वो जाने लगते हैं। सोचते हैं कि मैं देखता हूँ तुम कब तक इस लड़की के साथ में रहोगे, तुम जब उबर जाओगे तो खुद ही इस लड़की को छोड़ दोगे। जियांग मिस्टर गू से बोलने लगती है कि तुम तो अब रिच फैमिली में आ गए हो तो तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो, मुझे डिवोर्स दे दो। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, और डैड की बातों को बुरा मत मानना, वो ओल्ड हो चुके हैं तो बस ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। बाद में देखते हैं सभी खाना खाने बैठे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर गू और जियांग भी आते हैं। मैट उन्हें खाना देती है। जियांग खाने को देखकर पूछने लगती है कि ये कौन सा खाना है। मैट जवाब नहीं देती और चली जाती है। तो जियांग कहती है क्या फू फैमिली के मैट गूंगे होते हैं जो कि बोल नहीं रहे हैं? सेकंड अंकल कहते हैं कि हमारी फैमिली का यही रूल है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। चेन और सीसी बोल रहे थे कि तुम तो रिच फैमिली से नहीं हो, इसलिए तुम्हें क्या पता होगा कि मैनर क्या होते हैं। चुपचाप तुम्हें खाना खाना चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए। जियांग कहती है कि अगर बात की जाए तो इससे क्या होगा, वैसे इस फैमिली में इतने खलनायक लोग रहते हैं कि अपने ही सैन को अनाथ की तरह छोड़ दें तो उनकी कौन बात है। यहाँ पर वो डैड को ताना मार रही थी जिससे वो गुस्सा करने लगते हैं। चेन कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, जिससे गुस्सा होकर जियांग खाने को ही उन पे फेंक देती है और ड्रेस खराब हो जाते हैं। तो वो दोनों उठकर गुस्सा करने लगते हैं, पर सेकंड अंकल बोलते हैं कि बैठ जाओ और खाना खाओ। दोनों को चुपचाप बैठना ही पड़ता है। मिस्टर को बोलता है कि चलो हम दूसरी जगह पर खाना खा लेंगे, पर जियांग को काफी गुस्सा आया था और यहाँ पर सिस्टम से हेल्प मांगती है। फिर से टाइम रोक देती है और जाकर सभी को ग्रैंडपा के नाक में उंगली लगा देती है और कान में भी उंगली लगाती है। फिर टाइम खुलती है। वो सभी ग्रैंडपा डैड के नाक और कान में उंगली लगाते थे। डैड तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और चेन और उसके डैड को हॉल में जाकर पनिशमेंट लेने के लिए बोलते हैं। साथ ही उनकी कंडीशन भी खराब होने लगती है, जिसे डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। ये देखकर जियांग काफी मजे ले रही थी और उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। मिस्टर गू उसे रूम में ले जाता है जहाँ पर जियांग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुम तो अब रिच बन गए हो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और सोचने लगती है कि भले ही मैं टास्क पूरा कर तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सच्चाई छुपाने की। मिस्टर गू से कहता है कि मैं तुम्हें सब चीजें बताना चाहता था, लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से फू फैमिली में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए मैंने पहले तुमको नहीं बताया, पर पार्टी में तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो अब से हम फू फैमिली में ही रहेंगे और तुम डैड की बातों को सीरियस मत लेना, मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वो वहाँ से जाने लगती है, पर मिस्टर गू उसे पकड़कर किस करने लगता है। बाद में वो उसे अच्छे से चादर ओढ़ाकर सुला देता है और जाकर सिगरेट पीने लगता है, जहाँ पर सिस्टम बोलती है कि तुम कहानी में इतने चेंजेस कर रहे हो तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम मर जाओगे। वो कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम इस बात को याद रखना कि जियांग के दिमाग से कैसे मेरी सारी यादें मिटानी है। बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर गू ने जियांग की सारी फैमिली को बुला लिया था और कहता है कि अब से आपको फू फैमिली में ही रखा जाएगा, जहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं होगी। मॉम, डैड और हान तो काफी खुश होते हैं, अब उनका सन इन लॉ काफी रिच फैमिली का मेंबर बन गया है। इधर डैड बैठे थे और वहीं पर फर्स्ट ब्रदर भी बैठे थे। फिर मिस्टर गू भी आकर बैठ जाता है और वहाँ पर सभी फैमिली भी आती है और बोलने लगते हैं कि आप इस घर के ओल्ड मैन लगते हैं, और ग्रैंडपा को हेलो बोलते हैं। पर डैड तो गुस्से से बोलते हैं कि मैं उसका ग्रैंडपा नहीं बल्कि उसका डैड हूँ, जिसे सुनकर वहाँ सभी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें समझने में गलती हो गई। पर यहाँ पर बात तो सही थी, डैड कुछ ज्यादा ही ओल्ड दिख रहे थे। मिस्टर गू बताता है कि मॉम में उनका लेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, यही नहीं बल्कि मेरे फर्स्ट ब्रदर जो कि मेरे सामने बैठे हैं वो भी लेजिटिमेट चाइल्ड ही है। सेकंड ब्रदर वो भी लेजिटिमेट चाइल्ड है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉम और डैड सभी सोचते हैं कि क्या एफू फैमिली में कोई अच्छा सा नहीं है, तो मिस्टर गू नहीं बोलता। मॉम कहती हैं शायद एफू फैमिली की यही संस्कार है, जिस पर डैड जल्दी से झुक कर आने लगते हैं। मॉम कहती हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद एफू फैमिली में कुछ नियम हो गए। इधर डैड बेचारे शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उन्होंने कारनामा ही ऐसा किया था। मॉम जल्दी से बोलने लगती है कि अरे मुझे इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा सैन इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, इससे आपको बाहर के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डैड तो सभी को घूर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जल्दी करो और इन सभी को यहाँ से बाहर भेजो। मिस्टर गू कहता है कि अगर आपको अच्छे से रहना है तो आपको इन सभी को भी यहाँ पर रखना पड़ेगा, और हाँ आप नहीं चाहते हैं कि आपके 3 चाइल्ड वाले न्यूज मीडिया में फेल हो जाएं, तो ऐसा मानिए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है
डैड को काफी गुस्सा आने लगता है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है, जिस पर फर्स्ट ब्रदर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। जियांग के डैड बोलते हैं कि हमने अच्छा एक्टिंग किया ना, जिस पर मिस्टर गू हाँ कहता है। इधर हम चेन को और उसके डैड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में लेटे थे, क्योंकि उनको डैड ने जो सजा दी थी जिस वजह से उन्हें दंड पड़े थे और वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे। सीसी भी उनके साथ होती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं, मुझे पता चला है कि अब मिस्टर गू के ससुराल वाले भी यहाँ पर आकर रह रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हमें कुछ भी मिलने वाला है। चेन कहता है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, ग्रैंडपा ने मुझे प्रॉमिस किए हैं 20% शेयर देने के लिए, तो मैं उनसे लेकर रहूंगा, जिस पे वो भी हाँ बोलते हैं और दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयारी करते हैं। चेन सीसी को बोलता है कि तुम अभी यहीं पर रहो, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा, तो वो वहीं रहती है। इधर फिर वो दोनों पिता और बेटा कुछ प्लान बनाते हैं। इधर हम देखते हैं सभी फैमिली बैठकर डिनर कर रही थी, जहाँ पर मॉम डैड बोलते हैं कि ये कैसा खाना है, हमें तो ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर चेन और उसके डैड आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें कुछ आपको बताना है। वो क्या है, अभी अभी छोटा ब्रदर घर आया है तो हमें लगता है कि हमें उसके टेस्ट को फिर से कराना चाहिए। भले ही हमने घर लेट समय इसका टेस्ट कराया था, पर फिर भी एक बार डीएनए टेस्ट और मैंने करा लिया है, जिससे बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। इधर जियान सिस्टम से पूछ रही होती है कि ये लोग आखिर उसे फाइल में क्या लाए हैं। सिस्टम बताती है कि उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड की डीएनए टेस्ट कराया है और फेक रिपोर्ट बनाई है, जिस पर जियांग फिर सिस्टम को कुछ प्लान बताती है। इधर जब डैड देखते हैं तो वो रिपोर्ट बिल्कुल सही होती है और वो अपने सैन और ग्रैंडसन पर काफी गुस्सा करते हैं कि क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वो दोनों जब रिपोर्ट देखते हैं तो वो रिपोर्ट चेंज होती है। चेन कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद पैसे देकर चेंज करवाई थी, जिससे उसका पोल सभी के सामने खुल जाता है और सभी बात करने लगते हैं कि तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। मिस्टर को मॉम डैड को बताता है, ये मेरे दूसरे इलेजिटिमेट ब्रदर है। हान कहता है, क्या उनके पीछे वाला पर्सन भी इलेजिटिमेट है, जिसे सुनकर चेन तो गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मिस्टर गू तुम्हारी फैमिली में ऐसे सभी हैं, तो मैं कभी भी अपनी डॉटर की मैरिज तुमसे ना करता। जिस पर मिस्टर गू जल्दी से कहता है, डैड ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि मेरे बिग ब्रदर, उन्होंने मैरिज किया है और फिर उनसे 2 चाइल्ड हुए हैं। मैं भी कभी जियांग को निराश नहीं करूंगा। बाद में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे होते हैं और वो मिस्टर क्यू को प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बात से काफी गुस्सा थे। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 20% शेयर देंगे। बिग ब्रदर कहते हैं, डैड मुझे आपको कुछ बताना है, और वहाँ पर बताते हैं कि सेकंड ब्रदर कंपनी के मामले में बहुत सारे पैसे का घपला कर रहा है। मैं इस बात को आपको नहीं बताना चाहता था जिससे आपको प्रॉब्लम हो, पर अब हेड पार हो गई है, कंपनी में से काफी फंड गायब हो चुके हैं और मैं इस बात को और नहीं छुपा सकता हूँ। पर सेकंड अंकल तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे और वो कहने लगते हैं कि तुम मुझ में पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। वो कहते हैं, क्या हमारे पास सभी प्रूफ हैं, जिसे सुनकर डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कंपनी के साथ ही घोटाला करोगे और अब तुम यहाँ पर शेयर मांगने आए हो। मैं तुम दोनों को एफयू फैमिली में से 1 पैसा भी नहीं दूंगा और उन्हें घर से ही निकाल देते हैं। ये दोनों अब रोड पे आ चुकी हैं और कुछ और प्लान बनाने लगते हैं। इधर हम सीसी को देखते हैं जो कि चेन को कॉल पे कॉल कर रही थी, पर उसकी सिस्टर कहती है, तुम क्या कर रही हो, तुम अब तक उसे 100 कॉल कर चुकी हो और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। सच में मैरिज करेगा तो वो अभी तक तुम्हें लेने आया होता। शीशी कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें क्या पता है, वो मुझसे जरूर मदद करेगा। उसने कहा था कि वो मुझे ले जाएगा और कोई भी मेरा इस बार मजाक नहीं उड़ा पाएगा। फिर वो अपना प्रेगनेंसी किट दिखाती है और बताती है कि देखो, मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हूँ और वो मुझे जरूर लेने आएगा। वो इस बात को सुनकर काफी खुश हो जाएगा, किंतु फिर यहाँ पर तो कुछ बोल नहीं पाती। वो कितना भी समझाती, लेकिन उसकी सिस्टर कहाँ बात मानने वाली थी। बाद में जियांग जा रही होती है और साथ में लीन भी होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अब जियांग उसकी आंटी बन चुकी है। तभी चेन वहाँ पर होता है और वो कार से दिखता ही जियांग जा रही है, तो वो इस बार काफी ज्यादा गुस्से में था और वहाँ पर उसका कार से एक्सीडेंट करने वाला था। पर तभी मिस्टर गू देख लेता है और वो उसे बचाने आने वाला था, लेकिन जियांग जल्दी से सिस्टम की हेल्प लेती है, जिससे सिस्टम टाइम को रोक देती है और इस बार कार एक्सीडेंट होने से बच जाता है। मिस्टर गू जल्दी से आकर जियांग को देखने लगता है, तुम ठीक हो ना, तो वो हाँ कहती है। इधर चेन का इस बार एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में घर पर आकर जियांग को देखते हैं जो नाइफ से कुछ काट रही थी। तभी सिस्टम उसे पूछती हैं कि क्या ये खाना सच में मिस्टर गू के लिए ठीक रहेगा, तो वो कहती है कि हाँ, मैं उसके लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जब तुमने टाइम रोका था तो उस समय मिस्टर गू कैसे चल पा रहा था। सिस्टम बोलती है कि शायद मेरे मैजिक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी।
जियांग खुश होती है कि मिस्टर गू उसे इतना प्यार करता है कि उस पर मैजिक का भी असर नहीं हुआ और वो पूरी तरह से मुझ में डूब गया है। यहाँ पर सिस्टम भी उसके बातों में हाँ कर रही होती है क्योंकि वो क्या ही बताती। तभी उसका ब्रदर हान आकर बोलता है कि अगर तुम ब्रदर इन लॉ के लिए ये खाना खिलाओगी तो वो ठीक होने की वजह और खराब हो जाएंगे। जियांग तो उस पर गुस्सा करते हुए मारने जाती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर गू को जो कि अपने ब्रदर को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे रहा होता है। बोलता है मैं अब फ्यू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं लेना चाहता हूँ, पर उसके बड़े भाई बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब डैड ने सेकंड ब्रदर को निकाल दिया है और हमें आसानी से साथ में मिलकर कारोबार को संभालना चाहिए। पर मिस्टर गू कहता है कि मुझे कभी भी फ्यू फैमिली के पैसे का लालच नहीं था और ना ही मैं इन सब में पड़ना चाहता हूँ। मैं बस कुछ समय का और वेट करना चाहता हूँ और मैं अपनी वाइफ और अपने फैमिली इन लॉ को सभी को साथ में लेकर वहाँ से चला जाऊंगा। बिग ब्रदर फिर कुछ नहीं बोल पाते। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सीसी डैड के सामने नील डाउन होती है कि प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए, मैं अब कहाँ जाऊंगी। डैड बोल रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल भी मेरे सैन के लायक नहीं हो, देखो आज उसकी क्या हालत हो गई है। सीसी बताती है कि मैं अपने सन के चाइल्ड से प्रेग्नेंट हूँ, जिससे फिर चेन के डैड कुछ नहीं बोलते। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और मिस्टर गू भी आ जाता है। कहती है अरे सीसी तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम यहाँ पर कैसे गिड़गिड़ा रही हो। डैड तो जियांग को देखकर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरे सैन की आज ये हालत हो गई है। वो कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं उल्टा, आपके सन ने मुझे मारने की कोशिश की, उसका तो यही एचएल होना चाहिए था। सीसी कहती है तुम यहाँ पर इसलिए हो ना क्योंकि मेरी हालत देखकर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। जियांग देखती है कि मिस्टर गू उसके तरफ देख रहा है तो जल्दी से उसका सिर साइड घुमाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो उसकी तरफ, तुम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। मिस्टर गू बोलता है कि नहीं नहीं मैं उसकी तरफ कहाँ देख रहा था। सीसी बोलने लगती है देखो ये मुझे कितना ताना मार रही है, जिस पे जियांग कहती है कि तुम्हें हमेशा मेरे हस्बैंड से क्यों सिखाते करते रहते हो। वैसे क्या अंकल को पता है कि तुम अपनी मॉम के देखरेख का सारा पैसा चेन से ले रही थी और उसके पैसे उड़ रहे थे, साथ ही तुम उसे छुटकारा पाने के लिए जॉब भी ढूंढने गई थी। ये सब सुनकर डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें अपनी फैमिली में नहीं रख सकता, यहाँ से निकल जाओ। सीसी तो इस बार काफी जियांग से गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने सारी पोल खोल कर रख दी थी, अब वो कहीं की लायक नहीं थी। तभी हम देखते हैं चेन की कंडीशन खराब होने लगती है और वो लोग सभी डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। चेन को यहाँ पर वही सारी चीजें याद आने लगती हैं कि कैसे उसकी डेथ मिस्टर गू ने कर दी थी। अचानक से होश में आ जाता है और वो प्रेजेंट की बातें याद भी करता है कि कैसे डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसे एक काम ढंग से नहीं हो पाया और उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। वो सोचने लगता है कि क्या अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा प्रीवियस लाइफ की स्टोरी थी। सीसी उसकी केयर कर रही थी तो वो सोचता है कि ये विमेन अभी भी मेरे काम आ सकती हैं और बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर गू कहीं तरफ देख सोचता है कि क्या ये भी रीबॉर्न हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग को चेन ने किडनैप कर लिया था। जब जियांग होश में आती है तो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम इतनी जल्दी घबरा मत, जरा देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जब जियांग देखती है तो उसने उसके ऊपर बैम लगाया था। चेन उसे हथकड़ियों को दिखाकर कहता है मैंने प्रीवियस लाइफ में तुम्हें इनसे बांध कर रखा था, लेकिन इस लाइफ में मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ और रास्ता बनाने वाला हूँ। वैसे तुम इस चेन से काफी जख्मी हो गई थी और तुम्हारे ऊपर लाल रंग काफी अच्छा लग रहा था। ये सुनकर वो कंफ्यूज होने लगती है तो चेन कहता है मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी एक्सीडेंट करने की वजह से मैं अपने प्रीवियस लाइफ का सब याद कर चुका हूँ और मिस्टर गू को इस लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। पर मुझे तुम पे हंसी आ रही है, तुम कितनी बेवकूफ थी जो मिस्टर गू के पास चली आई थी और मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। जियांग कहती है इसका मतलब कि मैं उस लाइफ में तुम्हारी वजह से मरी थी, मुझे मिस्टर गू ने नहीं मारा था। चेन कहता है उसने बचाने की तुम्हें बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर भी तुम मेरे हाथ ही मर गई थी और इस लाइफ में भी ऐसा ही होगा। उसे क्या लगता है कि वो तुम्हें मुझसे बचा लेगा, कभी नहीं। एक्चुअली मैं चेन पागल होता हूँ और वो बस यहाँ पर जियांग को मारना चाहता था, चाहे वो प्रीवियस लाइफ हो या फिर प्रेजेंट लाइफ। जियांग कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि प्रीवियस लाइफ की तरह भी मिस्टर गू इस बार भी मार देगा, अगर तुम मुझे मारोगे तुम भी बचने वाले नहीं हो। चेन कहता है मैं उसे बाद में निपटा लूंगा, फिलहाल तो तुम बहुत ही जल्दी मरने वाली हो और वहाँ से चला जाता है। जियांग अपनी सिस्टम को बुलाती है और कहती है मरने का नाटक बंद करो, जिस पर सिस्टम वहाँ
वहाँ आ जाती है। जियांग रोते हुए कहने लगती है, तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला, मुझे लगा तुम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा मदद कर रही हो, लेकिन तुम मुझसे सब कुछ छुपा रही थी। मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना था। सिस्टम कहती है, क्या फ्रेंड्स? मैंने कब कहा मैं तुम्हारी फ्रेंड थी? तो वो और रोने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने खुद से ही अनुमान लगाया था। सिस्टम उसे रोने से मना करती है और कहती है, मेरे बॉडी पार्ट्स में कोई भी फ्रेंड नाम की चीज नहीं है, पर तुम रो मत, अब से मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। जिस पर जियांग शांत हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि चेन का रीबर्थ कैसे हुआ? जिस पर सिस्टम उसे प्रीवियस लाइफ की सभी चीजें दिखाने लगती हैं, जहाँ पर चेन उसे पर हंस रहा था कि देखो मैंने इसका क्या हाल कर दिया है। तभी मिस्टर गू उसका गला काट देता है। सिस्टम उसे बताती है कि अगर तुम कहानी का प्लॉट चेंज करोगी तो तुम्हारा रीबर्थ हो जाएगा। मिस्टर गू वहाँ से जियांग को उठाकर ले जाता है और कहता है, नेक्स्ट लाइफ में तुम मुझसे नहीं बल्कि जियांग से जुड़ोगी। सिस्टम कहती है, मुझे इंसानों की बातों का समझ में नहीं आता, वो कभी भी अपना डिसीजन चेंज करते रहते हैं। प्रेजेंट में जियांग सब देखकर इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है, इसका मतलब मिस्टर गू मुझे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो मुझे बचा रहा था। मैंने उसे कितना गलत समझा है। फिर वो सिस्टम से पूछती है, हम इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? तो सिस्टम उसके बैम को ही गायब कर देती है। ये देखकर जियांग काफी इम्प्रेस्ड होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आता है, जिसे देखकर वो पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। सिस्टम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगी? तो वो कहता है, हाँ ये सही बात है, मैं तुम्हें पिछले जन्म से ही प्यार करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तुमने जब मुझे अनाथ था तब खाना खिलाया था, तभी से मैं ऑर्फनेज में रहते हुए तुमसे प्यार करने लगा था। जियांग काफी इमोशनल होती हैं और फिर वो दोनों किस करने जाते हैं, जिससे सिस्टम उनके बीच में अपना हाथ रख देती है और बताती है कि तुम लोगों को कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है, जिसे उन्हें याद आता है और जल्दी से वो कॉन्फ्रेंस में आते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने पहले ही प्लान किया था कि कैसे चेन को पुलिस के हवाले करना है। तभी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा था और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्होंने सभी सबूतों को दिखाते हुए किडनैपिंग के लिए अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन चेन तो पागल हो चुका था और सीसी को ही किडनैप कर लेता है और उसके गले पर नाइफ रख लेता है। सीसी बोलने लगती है, तुम इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पर चेन कहता है, मैं बस इस कहानी को चेंज करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी तरीके से हो, और वो उसका गला ही काट देता है। और मिस्टर गू से कहता है, तुम कितने भी पुनर्जन्म ले लो, लेकिन इस कहानी का अंत मेरे ही डिसीजन से होगा। और वो खुद को भी मार लेता है, जिससे मिस्टर गू की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। सिस्टम वार्निंग देती है कि कहानी के मेन किरदार ने ऐसे सुसाइड कर लिया है जिसकी वजह से अभी ये वर्ल्ड डेंजर में है, क्योंकि ये स्टोरी बेस पर जो बना था। बाद में हम देखते हैं कि जियांग मिस्टर गू को हॉस्पिटल लाए होती है और वहाँ पर उसे डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर गू के सभी ऑर्गन्स के बचने का कोई भी चांस नहीं है। तभी वहाँ पर सिस्टम आती है, जिसे जियांग पूछने लगती है, तुम बताओ इसे कैसे बचाऊं? पर सिस्टम यूज माफी मांगते हुए कहती है कि अचानक से कहानी में इतना बड़ा चेंज होने की वजह से मिस्टर गू पर काफी प्रभाव पड़ा है और उन्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जियांग फुट फुट कर रोने लगती है और वो बेहोशी हो जाती है। बाद में हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जब उसकी आंख खुलती है तो उसका फैमिली उसके साथ था, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। बाद में वो सभी सामान पैक कर हॉस्पिटल से जा रहे थे, लेकिन तभी वो रुकती है और बोलती है, पर मेरे चाइल्ड का फादर कौन है? जियांग की मेमोरी सिस्टम ने गायब कर दी थी। उसकी सभी फैमिली चिंता करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? तो फिर वो जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो डिवोर्स ही हूँ और मैं अकेले ही सिंगल मदर हूँ। फिर उसके मॉम डैड बात मान लेते हैं और वो जाने लगते हैं। उन्हें जाते हुए मिस्टर गू देख रहा था, जिसे सिस्टम पूछ रही थी कि क्या तुम उसे रोकोगे? तो मिस्टर गू बोलता है, अब रोकने का कोई फायदा नहीं है और मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। मेरे जाने के बाद तुमने उसका ध्यान रखना। बाद में हम देखते हैं वो जब जा रही थी तभी उसे घर दिखाई देता है और उसे कुछ याद आता है, इसलिए वो निकलकर घर में आ जाती है और सारी चीजें देखने लगती है, जिससे उसे सभी मिस्टर गू के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और वो अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। तभी सिस्टम आ जाती है और कहती है, तुम ज्यादा हेडेक मत लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर से उसकी मेमोरी को मिटाने लगती है, लेकिन जियांग कहती है, मुझे सब कुछ याद हो गया है और तुम प्लीज मेरी मेमोरी मत मिटाओ। क्या तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो? जिसे सिस्टम उसके आंसू देखकर कहने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर मेरे जाने का समय आ गया है और मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। सिस्टम गायब हो जाती है। अचानक से सीन बदलता है और हम देखते हैं जियांग को और मिस्टर गू को। ये शायद उनके तरह ही दिखने वाले पर्सन थे और वो दोनों तैयार होकर यही बात कर रहे थे कि हमें जाकर अपने चाइल्ड को स्कूल से लेना है। मिस्टर
गू कहता है तुम इतनी क्यों तैयार हो रही हो? तो वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि मैं चाइना की सबसे ब्यूटीफुल लेडी बनूं, इसलिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो मिस्टर गू कहता है नहीं नहीं, तुम सबसे बेस्ट हो। और वो सभी अपने चाइल्ड को लेने आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी एक डॉटर होती है और ये बिल्कुल सिस्टम की तरह ही दिखती थी। मिस्टर गू उसे अपने गॉड में लेता है और वो अपने दोनों मॉम डैड को किस करती है और ये काफी हैप्पी फैमिली थी, जो कि रियल लाइफ में किसी अनदर वर्ल्ड की फैमिली की हो सकती है, पर वही सबके चेहरे थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये रियल में जियांग व मिस्टर गू है और चूंकि जियांग प्रेग्नेंट थी तो उसका चाइल्ड हो, लेकिन ये तभी हो सकता है जब शायद मिस्टर गू उस टाइम बच गया हो। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस स्टोरी में ये बात क्लियर नहीं है। वैसे आप लोग बताइएगा क्या हुआ होगा। और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।